ये बस एक आम उड़ान होनी थी। कुआलालंपुर से बीजिंग तक का 6 घंटे का सफर था, लेकिन समुद्र के ऊपर कहीं फ्लाइट MH370 अचानक गायब हो गई। फ्लाइट में 239 लोग थे। इसके बाद जो हुआ वो एविएशन की अब तक की सबसे बड़ी रहस्यमय घटनाओं में से एक बन गई। एक ऐसा रहस्य जिसने परिवारों, जांचकर्ताओं और पूरी दुनिया को पिछले 1 दशक से परेशान कर रखा है। यह है मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 की असली कहानी है। वह विमान जो बिना किसी सुराग के गायब हो गया। रात थी 7 मार्च 2014 की। कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370, ये एक बोइंग 777-200ER। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था 9M। MRO बीजिंग चीन के लिए अपनी रूटीन उड़ान की तैयारी कर रही थी। उड़ान का समय था रात 12:41 था और बीजिंग पहुंचना था सुबह करीब 6:30। दक्षिण चीन समुद्र के ऊपर से गुजरने वाली लगभग 6 घंटे की एक सामान्य रेड आई फ्लाइट। विमान में कुल 239 लोग सवार थे, 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स, जो 15 अलग अलग देशों से थे। ज्यादातर यात्री चीन के थे, लेकिन उनमें मलेशियन, ऑस्ट्रेलियन, इंडियन, अमेरिकन और यूरोपियन नागरिक भी शामिल थे। उन यात्रियों में कुछ परिवार थे, कुछ बिजनेस ट्रैवलर, कुछ स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई के लिए वापस लौट रहे थे, और कुछ टूरिस्ट जो बस अपने घर पहुंचने को उत्सुक थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह साधारण सी रात एविएशन इतिहास का एक सबसे डरावना अध्याय बन जाएगी। कॉकपिट में कमान संभाले हुए थे कैप्टन जहरी अहमद शाह, 43 साल के सीनियर पायलट, जिनके पास 18,000 घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव था। वो शांत स्वभाव, अनुशासन और प्रोफेशनलिज्म के लिए जाने जाते थे। उनके साथ बैठे थे फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हामिद, सिर्फ 27 साल के, और अपनी ट्रेनिंग फ्लाइट्स में से एक पर थे, जो पूरी तरह क्वालिफाइड पायलट बनने से बस कुछ कदम दूर। दोनों ने समय से पहले ही आकर वेदर रिपोर्ट्स चेक की और ग्राउंड इंजीनियर से बात की। सब कुछ सामान्य था। रात करीब 11 बजे यात्रियों ने बोर्डिंग शुरू की। एयर होस्टेस मुस्कुराते हुए सबका स्वागत कर रही थीं। उन्हें उनकी सीटें ढूंढने में मदद कर रही थीं। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह साधारण सी रात इतिहास की सबसे रहस्यमय उड़ान बनने वाली है। रात 12:41 पर फ्लाइट MH370 ने उड़ान भरी और धीरे धीरे रात के आसमान में खो गई। मौसम साफ था, हवा शांत थी, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। बीजिंग पहुंचने में करीब 6 घंटे लगने थे। पहले 40 मिनट तक फ्लाइट MH370 अपने तय रूट पर चलती रही, 35,000 फीट की ऊंचाई पर दक्षिण चीन सागर के ऊपर से उत्तर पूर्व की दिशा में उड़ान भरते हुए। रात 1:19, जब विमान मलेशियाई एयरस्पेस की सीमा के करीब पहुंचा तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सामान्य तौर पर संपर्क किया। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.99. ये कॉकपिट से सुने गए आखिरी शब्द थे। उसके ठीक 2 मिनट बाद कुआलालंपुर के रडार पर सुबह 1:21 पर विमान का ट्रांसपॉन्डर, जो रडार पर विमान की पहचान करता है, वो अचानक सिग्नल भेजना बंद कर देता है, और उसके साथ ही उसका कॉल साइन, ऊंचाई और गति सब गायब हो गई। रडार स्क्रीन, जो कुछ देर पहले तक MH370 को वियतनाम की तरफ उत्तर पूर्व में जाते दिखा रही थी, अब सिर्फ खाली आसमान दिखा रही थी। सिविलियन रडार पर फ्लाइट MH370 गायब हो गई। वियतनाम में कंट्रोलर्स ने बार बार कॉल करने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं आया। शुरुआत में किसी ने भी घबराहट नहीं दिखाई। एविएशन में रेडियो साइलेंस हो सकता है। शायद उन्हें लगा पायलट्स ने फ्रीक्वेंसी बदलने में देर कर दी, शायद कोई तकनीकी खराबी। उन्होंने वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। हो ची मिन्ह ने जवाब दिया, हम फिर कॉल करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कॉल किया, एक बार, फिर दोबारा, यहां तक कि इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर भी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कंट्रोलरों ने अपनी चेकलिस्ट्स पर काम शुरू किया। क्या विमान ने दिशा बदली है? क्या वो कंबोडिया के एयर स्पेस में चला गया है? या फिर कोई तकनीकी खराबी? KLATC ने कंबोडिया ATC को फिर थाईलैंड को फोन किया। किसी ने भी MH370 का कोई सुराग नहीं था। इसके बाद मलेशिया एयरलाइंस के ऑपरेशन सेंटर से संपर्क किया गया। मलेशिया एयरलाइंस ऑप्स ने बताया, उनके सिस्टम के अनुसार आखिरी ट्रांसमिशन 1:07 का है। रिकनेक्ट की कोशिश की जा रही है। मलेशिया एयरलाइंस को भी लगा कि शायद यह सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ है।
कई बार विमान रडार रेंज से बाहर चले जाते हैं या फ्रीक्वेंसी स्विच मिस हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे मिनट बढ़कर आधा घंटा हो गए, बेचैनी धीरे धीरे डर में बदलने लगी। जहां सिविलियन रडार को कुछ नहीं दिख रहा था, वहीं मलेशिया के मिलिट्री प्राइमरी रडार, जो विमानों को सीधे रडार रिफ्लेक्शन से पकड़ता है, उसने कुछ देखा। एक अज्ञात विमान ने तेज बायां मोड़ लिया और मलेशियाई प्रायद्वीप के ऊपर से वापस आ रहा था। यह पेनांग के पास तट को पार करके अंडमान सागर की ओर उत्तर पश्चिम में बढ़ता रहा। मिलिट्री ऑपरेटर्स ने इसे चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया। इसका आकार और गति एमएच 370 से मेल खाती थी, लेकिन ट्रांसपॉन्डर न होने की वजह से इसकी पहचान नहीं हो पाई। घंटों तक यह डेटा सैन्य स्क्रीन्स तक ही सीमित रहा और केएलएसीसी में चल रहे सिविलियन रहस्य से इसका कोई संबंध नहीं जोड़ा गया। एटीसी का कमरा तनावपूर्ण हो गया था। अब तक हो ची मिन्ह एटीसी ने भी कॉल्स में शामिल होकर विमान का रजिस्ट्रेशन नंबर 9 माइक माइक रोमियो ऑन्स कर दोहराया, उम्मीद में कि पायलट जवाब देंगे। बिना जवाब का हर मिनट लंबा खींच रहा था। मलेशिया एयरलाइंस के ऑपरेशन स्टाफ ने लगभग 2:03 पर एसीआरएस मैसेज भेजने की कोशिश की। कोई जवाब नहीं आया। 2:22 तक रहस्यमय प्राइमरी रडार टारगेट अंडमान सागर के ऊपर गायब हो गया। फ्लाइट MH370 बोइंग 777 लापता हो चुका था। रात 3 बजे तक कुआलालंपुर एटीसी ने मलेशिया एयरलाइंस मैनेजमेंट, रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर और डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन DCA से संपर्क कर लिया था। सिंगापुर से लेकर बैंकॉक तक सभी फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन तलाश करने के लिए सतर्क कर दिया गया। वियतनाम ने दक्षिण चीन सागर के ऊपर 2 विमान भेजे खोज के लिए, जबकि मलेशिया ने अपनी खुद की सर्च टीम तैयार कर ली। लेकिन फिर भी न कोई डिस्ट्रेस सिग्नल, न ELT इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर का संकेत और न ही किसी मलबे का निशान। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन मिस्ट्री अभी बस शुरू हुआ था। जैसे ही सुबह हुई, बीजिंग में परिवार अराइवल गेट पर इंतजार कर रहे थे। MH370 को सुबह 6:30 पर उतरते देखने की उम्मीद में। Remind you of what we're finding out. The flight number. Breaking news tonight, a Malaysia Airlines flight MH370 Flight MH370 Disappeared en route to Beijing. 70, we are ready. Requesting flight number 310 to Beijing. 9 Malaysian 370. Flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. कुछ ही घंटों में मलेशिया एयरलाइंस ने इंतजार कर रहे परिजनों के लिए होटल की व्यवस्था की। Members and friends of the passengers on board have gathered in the hotel. बीजिंग का लीडो होटल आशा और पीड़ा का केंद्र बन गया। स्टाफ ने काउंसलिंग रूम, इंटरप्रेटर्स और हेल्पलाइन सेट किए। वहीं कुआलालंपुर में बेचैन परिवार एयरपोर्ट में इकट्ठा थे, अपने प्रियजनों की तस्वीरें थामे हुए। कुछ ही घंटों में रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन लॉन्च शुरू कर दिया गया था। सर्च ऑपरेशन में 26 अलग अलग देशों को शामिल थे। दुनिया भर के देश जैसे मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया और वियतनाम ने अपने एयरक्राफ्ट और शिप्स भेजकर मदद की। शुरुआती घंटों में मलेशिया और इंडोनेशिया ने उड़ान से मिली आखिरी जानकारी के आधार पर साउथ चाइना सी में सतही खोज का अभियान चलाया। लेकिन मार्च के बीच तक सैटेलाइट डेटा और संभावित फ्लाइट रूट के एनालिसिस ने खोज का फोकस काफी दक्षिण की ओर कर दिया। मलेशिया के समर्थन के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सदर्न इंडियन ओशन में खोज की कमान संभालने पर सहमति जताई। इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय अभियान को मैनेज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने जॉइंट एजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर JAC बनाया। यही एकमात्र पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना। यह केंद्र खोज अभियान के साथ साथ मीडिया, अलग अलग सरकारों और लापता लोगों के परिवारों के लिए भी मुख्य संपर्क बिंदु बन गया। खोज में जिन विमानों का इस्तेमाल किया गया, उनमें रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट, अमेरिकी नौसेना का P-8 पोसेडॉन और न्यूजीलैंड एयरफोर्स का सहयोग शामिल था। समुद्र में भी कई देशों के जहाज लगाए गए। बाद में ऑस्ट्रेलिया के ओशन शील्ड ने रोबोटिक सबमरीन और टो किए जाने वाले पिंगर लोकेटर भी खोज में लगाए। खोज ने समंदर के बहुत बड़े इलाकों को कवर किया। साउथ चाइना सी ही नहीं, अंडमान सी,
बंगाल की खाड़ी और सदर्न इंडियन ओशन के दूर दराजे के गहरे पानी वाले इलाके भी शामिल थे। अधिकारियों ने इस खोज इलाके का आकार लगभग ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा बताया। जब MH370 सिविलियन रडार और कम्युनिकेशन से गायब हो गई, तो जांचकर्ताओं ने डेटा के एक और सोर्स की ओर रुख किया, एयरक्राफ्ट का सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूनिट। यह सिस्टम जो इनमारसेट के सैटेलाइट नेटवर्क पर चलता है, ट्रांसपॉन्डर और रेडियो बंद होने के बाद भी अपने आप हैंडशेक, लॉग ऑन या पिंग रिस्पॉन्स भेजता रहा। इन हैंडशेक में GPS लोकेशन नहीं होती, बल्कि सिर्फ टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी से जुड़ा मेटाडेटा मिलता है। दो अहम पैरामीटर्स, बर्स्ट टाइमिंग ऑफसेट BTO और बर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफसेट BFO के जरिए एनालिस्ट ने कैलकुलेट किया कि हर हैंडशेक के वक्त विमान सैटेलाइट से कितना दूर था और कितनी तेजी और किस दिशा में आगे बढ़ रहा था। 7 हैंडशेक के सीक्वेंस से उनके एनालिसिस ने साफ किया कि MH370 ने दक्षिण की ओर उड़ान भरी और दक्षिणी हिंद महासागर के दूर दराज के इलाके में पहुंच गई। यह इलाका उसके ओरिजिनल फ्लाइट पाथ से हजारों किलोमीटर दूर था। इससे पहले की उत्तर की ओर जाने वाली अटकलें पूरी तरह खारिज हो गईं। इन सैटेलाइट आधारित आर्क्स ने सर्च जोन की बुनियाद बनाई, जिसे सदर्न कॉरिडोर का नाम दिया गया। यह सबसे विश्वसनीय सुराह बन गई और महीनों तक मल्टीनेशनल सर्च ऑपरेशंस को गाइड करती रही। सबसे बड़ी बात, क्योंकि हैंडशेक से एकदम सटीक लोकेशन नहीं मिलती, इस मेथड से क्रैश साइट का ठीक ठीक पता नहीं चल पाया। सिर्फ इतना पता चला कि विमान उन बड़े आर्क्स के एरिया में कहीं है। इसीलिए सालों बाद भी इतनी बड़ी सर्च के बावजूद विमान का मुख्य मलबा और ब्लैक बॉक्स अब तक नहीं मिल पाए हैं। सैटेलाइट डेटा ने पक्की जानकारी तो नहीं दी, लेकिन इसने इस रहस्य को पूरी तरह के अंधेरे से निकालकर एक सबसे ज्यादा मानने लायक थ्योरी तक पहुंचाया कि MH370 का अंत दूरदराज, विशाल और बेहद गहरे सदर्न इंडियन ओशन में कहीं हुआ, जो जमीन, रडार या बचाव दलों की पहुंच से कोसों दूर है। जैसे ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिग्नल्स के डेटा ने सदर्न रूट की संभावना जताई, जांचकर्ताओं को समझ आया कि अगर मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 ने सदर्न इंडियन ओशन में कहीं अपनी यात्रा खत्म की, तो क्रैश साइट अगर कोई है, तो वो जमीन, रडार और बचाव दलों की पहुंच से बहुत दूर होगी। 30 मार्च 2014 को मलेशियाई सरकार ने ऑस्ट्रेलिया की सरकार से उस दूर दराज के इलाके में खोज का नेतृत्व करने को कहा। उस दिन से ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो ATSB की देखरेख में एक बहुत बड़ी और तकनीकी रूप से काफी कॉम्प्लेक्स अंडरवाटर सर्च शुरू हुई, क्योंकि संभावित क्रैश जोन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में था और इस इलाके की डेप्थ चार्ट्स भी अधूरी थीं। इसलिए सबसे पहले पूरी बैथीमेट्रिक सर्वे करनी जरूरी थी। मई 2014 से शुरू होकर जहाजों ने 60,000 वर्ग किलोमीटर के समुद्री तल का नक्शा बनाया, जिसमें गहराई, रिड्ज, अंडरवाटर पहाड़, ट्रेंच और संभावित खतरों की जानकारी जुटाई गई। कुछ जगहों पर रिज आसपास के इलाके से 300 मीटर ऊपर ऊंची थी और कुछ खाइयां 1400 मीटर से भी ज्यादा गहरी थीं। यह डेटा मिलने के बाद खोज अपने सबसे बड़े और चुनौतीपूर्ण चरण में पहुंची। 1,20,000 वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र को उन्नत तकनीकों से व्यवस्थित तरीके से खंगाला गया। मकसद था कोई भी मलबा या अवशेष ढूंढना जो MH370 से जुड़ा हो सकता था। टीमें बेहद कठिन हालात में काम कर रही थीं। दूर दराज का समंदर, तूफानी लहरें, बदलते मौसम और महीनों तक जमीन से दूर तैनाती। इतना बड़ा अभियान समय और खर्च लगाने के बावजूद और सोनार इमेज से मिले 661 एरियाज ऑफ इंटरेस्ट में से सबसे संभावित 82 जगहों की जांच करने के बाद भी विमान के फ्यूजलेज, विंग या फ्लाइट रिकॉर्डर का कोई पक्का निशान नहीं मिला। इसके बजाय कुछ पुराने जहाजों के मलबे मिले। 2015 में गायब होने के 1 साल से भी ज्यादा समय बाद एक अहम घटना हुई। अफ्रीका के तट से दूर रियूनियन आइलैंड पर मलबे का एक टुकड़ा लहरों के साथ किनारे पर आया। यह एक फ्लैपरोन था, बोइंग 777 के विंग का हिस्सा। टेस्ट्स ने कंफर्म किया कि यह MH370 का हिस्सा था। अगले कुछ वर्षों में और मलबा मिला। मोजाम्बिक, मेडागास्कर, तंजानिया, मॉरिशस के तटों पर इंटीरियर केबिन के पैनल।
इंजन के कुछ पार्ट्स, विंग के टुकड़े, और ये सब AMH-370 के ही थे। इस मलबे ने एक बात साबित कर दी, एयरक्राफ्ट का अंत सदर्न इंडियन ओशन में हुआ, लेकिन मुख्य फ्यूजलेज और यात्री अब भी गुम हैं। इस सब के बीच MH-370 के परिवारों ने बर्दाश्त से बाहर की अनिश्चितता के साथ जिया। कुछ को लगा विमान हाईजैक कर लिया गया था, कुछ को विश्वास था कि उनके अपने कहीं जिंदा हैं, कुछ ने सरकारों पर सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया, कुछ ने उम्मीद का दामन तब भी नहीं छोड़ा जब तर्क कुछ और कह रहा था। कई हफ्तों तक कुछ रिश्तेदारों ने दावा किया कि उनके अपनों के फोन पर घंटी जाती थी, फिर अचानक कॉल कट जाती थी। इसने कंस्पिरेसी थ्योरीज को हवा दी, लेकिन टेलीकॉम एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये नेटवर्क गड़बड़ियों की वजह से हो सकता है। कई बार न जानने का दर्द अक्सर गम से भी बड़ा होता है, और इन परिवारों के लिए वह दर्द कभी सही मायने में खत्म नहीं हुआ। सालों की जांच के बावजूद फ्लाइट MH-370 के गायब होने की हर जात बात की पूरी तरह से कोई एक थ्योरी नहीं है। इसीलिए जांचकर्ताओं ने कई सिचुएशंस पर गौर किया और उपलब्ध सबूतों के आधार पर उनका आकलन किया। यह सबसे ज्यादा चर्चा में रही और सबसे विवादित थ्योरी है। जांचकर्ताओं ने इस पर विचार क्यों किया, विमान ने कई जानबूझकर किए गए रास्ते बदले, जिनमें मलेशिया के ऊपर से तेजी से वापस मुड़ना भी शामिल था। ट्रांसपॉन्डर को मैन्युअली बंद किया गया था। संपर्क टूटने के बाद भी विमान कई घंटों तक कंट्रोल्ड तरीके से उड़ता रहा। अब तक कोई ऐसी तकनीकी खराबी नहीं मिली है जो इन कार्रवाइयों की जरूरत बताती हो। फ्लाइट सिम्युलेटर से जुड़ा मुद्दा जांचकर्ताओं ने कैप्टन झारी अहमद शाह के घर के फ्लाइट सिम्युलेटर की भी जांच की। कुछ डेटा में ऐसे रूट दिखे जो दक्षिणी हिंद महासागर तक जाते थे, लेकिन ये रूट MH-370 के वास्तविक रास्ते से पूरी तरह मेल नहीं खाते थे। जांचकर्ताओं ने माना कि यह जानबूझकर किए गए इरादे का पक्का सबूत नहीं है। सिर्फ सिम्युलेटर डेटा से मोटिव या दोष साबित नहीं होता। क्या चीजें गायब हैं? कोई सुसाइड नोट नहीं, कोई इमरजेंसी या संकट संदेश नहीं, मानसिक बीमारी का कोई सबूत नहीं, कोई ठोस मकसद सामने नहीं आया। आधिकारिक रुख अधिकारियों का कहना है कि जानबूझकर की गई कार्रवाई की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इसे साबित भी नहीं किया जा सका। यह थ्योरी संभव है, लेकिन पुष्टि नहीं हुई है। यह तकनीकी रूप से सबसे ज्यादा संभव मानी जाने वाली थ्योरीज में से एक है। हाइपॉक्सिया का मतलब अगर केबिन का प्रेशर अचानक गिर जाए तो कुछ ही मिनटों में यात्री बेहोश हो सकते हैं। थोड़ी देर बाद पायलट भी काम करने की हालत में नहीं रहते। इसके बाद विमान ऑटो पायलट पर उड़ता रह सकता है जब तक ईंधन खत्म ना हो जाए। यह थ्योरी किन बातों को समझाती है? कोई संकट या इमरजेंसी कॉल नहीं आया, यात्रियों की तरफ से कोई संपर्क नहीं हुआ, विमान लंबे समय तक बिना रुकावट उड़ता रहा, ईंधन खत्म होने पर आखिरी अनियंत्रित गिरावट। यह थ्योरी क्या पूरी तरह नहीं समझा पाती रडार से संपर्क टूटने के तुरंत बाद किए गए मैन्युअल मोड, कम्युनिकेशन सिस्टम को जानबूझकर बंद किया जाना। इसी वजह से सिर्फ हाइपॉक्सिया को अकेला कारण नहीं माना जाता जब तक कि उसके साथ कोई और घटना भी न जुड़ी हो। एक आग संभव है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में या लिथियम आयन बैटरियों से जुड़ी को भी एक कारण के तौर पर देखा गया। यह थ्योरी क्यों सामने आई? आग विमान के एवियोनिक्स सिस्टम को खराब कर सकती है, धुआं क्रू को काम करने लायक न छोड़े। कुछ मामलों में विमान में लगी आग बहुत तेजी से फैलती है। इस थ्योरी की समस्याएं, अगर आग बहुत गंभीर होती तो कोई ना कोई इमरजेंसी कॉल जरूर आता, विमान की संरचना जल्दी टूट जाती, लेकिन विमान कई घंटों तक उड़ता रहा, जो किसी बेकाबू आग के खिलाफ जाता है। जांचकर्ताओं को अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जो विमान के अंदर आग लगने की पुष्टि करे। यह थ्योरी शुरुआती मीडिया कवरेज में सबसे ज्यादा छाई रही, लेकिन बाद में इसका समर्थन कम होता गया। इस पर विचार क्यों किया गया? विमान अपने तय रूट से बहुत ज्यादा भटक गया था, कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिए गए थे। यह थ्योरी कमजोर क्यों पड़ी? किसी भी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली, कोई फिरौती की मांग सामने नहीं आई।
यात्रियों की पृष्ठभूमि जांच में कोई भरोसेमंद संदिग्ध नहीं मिला। विमान का रास्ता किसी भी झात मंजिल या राजनीतिक मकसद की ओर नहीं जाता था। आधिकारिक निष्कर्ष, आतंकवाद या हाईजैकिंग के समर्थन में कोई सबूत नहीं मिला। जांचकर्ताओं ने गंभीर मैकेनिकल खराबी की संभावना भी परखी। यह थ्योरी कमजोर क्यों मानी जाती है? बोइंग 777 का सेफ्टी रिकॉर्ड बेहद मजबूत रहा है। सिर्फ मैकेनिकल फेल्योर से ये बातें समझाई नहीं जा सकती। ट्रांसपॉन्डर को मैन्युअली बंद किया जाना, विमान के कई नियंत्रित मोड, कई घंटों तक उड़ान जारी रहना। अब तक कोई ऐसी मैकेनिकल खराबी सामने नहीं आई है जो सभी झात तथ्यों को एक साथ समझा सके। यह थ्योरी इंटरनेट पर काफी फैलती रही है, लेकिन इसके समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं है। विशेषज्ञ इसे क्यों खारिज करते हैं? किसी सैन्य रडार डेटा में विमान को मार गिराए जाने का संकेत नहीं मिलता। मलबे का पैटर्न किसी मिसाइल हमले से मेल नहीं खाता। किसी भी सरकार ने सैन्य कार्रवाई का सबूत पेश नहीं किया। यह थ्योरी सिर्फ अप्रमाणित अटकलों तक ही सीमित है। क्यों कोई भी थ्योरी पक्की तौर पर साबित नहीं हो सकी? क्योंकि ब्लैक बॉक्स कभी नहीं मिले, विमान का मुख्य मलबा कभी नहीं मिला, उड़ान के अहम मिनटों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इनके बिना हर थ्योरी अधूरी है। 17 जनवरी 2017 को मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और चीन की सरकारों ने मिलकर खोज अभियान को रोकने की घोषणा की। उनका कहना था कि बिना कोई नया और भरोसेमंद सबूत के सटीक लोकेशन तय करना संभव नहीं, तब तक खोज जारी रखना संभव नहीं है। हालांकि इस खोज ने एक असाधारण काम जरूर किया। समुद्र के उस हिस्से की अब तक की सबसे बड़ी और डिटेल्ड हाइड्रोग्राफिक सर्वे, जिससे पहले कभी न देखे गए समुद्र तल के हाई रिजोल्यूशन मैप बनाए गए। पानी के नीचे के कई जियोलॉजिकल फीचर्स जैसे सी माउंट, रिज और ट्रेंच पहली बार साइंस के सामने आए। लेकिन समंदर बहुत बड़ा है, गहराई बहुत ज्यादा है और इलाका बेहद खतरनाक है। पूरी सोनार स्कैनिंग के बाद भी मलबे का पता लगना पक्का नहीं, खासकर जब मलबा बिखरा हुआ हो, मिट्टी में दब गया हो या शैडो जोन वाले इलाके में हो। सीधे शब्दों में, एविएशन और मैरिटाइम इतिहास की सबसे सोफिस्टिकेटेड सर्च ऑपरेशन, हजारों वर्ग किलोमीटर के इलाके में महीनों तक चली सावधान अंडरवाटर खोज के बावजूद MH370 का हश्र आज भी अज्ञात है। समुद्र की तलहटी ने सिर्फ नक्शे दिए, जवाब नहीं। और कहीं न कहीं उन शांत गहराइयों में MH370 के अवशेष और सच्चाई शायद अब भी पड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। 2018 में मलेशियाई सरकार ने अपनी फाइनल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जारी की। इसमें कहा गया, विमान ने अपना रास्ता ज्यादातर मैन्युअल तरीके से बदला था। उड़ान भरते समय विमान पूरी तरह उड़ान के योग्य था। गायब होने की असली वजह तय नहीं की जा सकी। जांचकर्ता यह नहीं बता पाए कि आखिरी घंटों में विमान कौन उड़ा रहा था। इसके साथ ही खोज अभियान आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया गया, लेकिन रहस्य बना रहा। MH370 के गायब होने को अब 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। 239 लोग एक उड़ान में सवार हुए और बिना किसी जवाब के लापता हो गए। रडार, सैटेलाइट, GPS और आधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम वाले इस दौर में एक विशाल बोइंग 777 गायब हो गया। लेकिन MH370 की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक मलबा नहीं मिलता, जब तक परिवार जवाब पूछते रहेंगे और जब तक कोई सवाल अनुत्तरित रहेगा, फ्लाइट MH370 सिर्फ एक लापता विमान नहीं रहेगी, बल्कि एक याद दिलाने वाली कहानी बनी रहेगी कि लगातार निगरानी के इस दौर में भी कुछ रहस्य अब भी हमारी पहुंच से बाहर है। कहीं इंडियन ओशन की गहराइयों में सच इंतजार कर रहा है, और जब तक वह सामने नहीं आता, दुनिया पूछती रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल क्वाइट क्रोनो को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।